Assalamu alaikum warahmatullahi. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. क्या हाल चाल है जी, आप सबका खैर खैरियत से हैं? मैंने अपने कल वाले लेक्चर में आप लोगों से पूछा ही नहीं कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट। मैंने चैट में मैसेज भी किए। काइंडली टेस्ट के बारे में कोई ना कोई जो भी आप लोगों का फीडबैक होगा जरूर दीजिएगा। आई विल गो थ्रू द चैट आफ्टर द लेक्चर इंशाल्लाह रिगार्डिंग दिस पॉइंट। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं हुआ है आपको एग्जाम देते हुए? कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ बेहतर बनाई जा सकती हो? क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं टेक्नोलॉजी को हम लोगों से। कोई चीज़ बेहतर बन सकती हो, किसी तरह आपके पॉइंट में दिमाग में कोई पॉइंट हो तो प्लीज काइंडली ज़रूर बताइएगा ताकि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। दैट बीइंग सेड, कल हम लोगों ने वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रिव्यू किया था। आज हम एसिड बेस रेगुलेशन को रिव्यू करके खत्म करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। इसमें जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, रोल ऑफ बफर सिस्टम इन द बॉडी, रोल ऑफ लंग्स एंड किडनीज इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अनायन गैप हम रिव्यू में नहीं करेंगे, ठीक है, तो कर लिया। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, कोई नहीं इतना खास इसके। एसिड बेस इम्बैलेंसेस हैं जिसमें रिस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस आ जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस आ जाता है। यही जरा थोड़ा सा तंग करने वाली चीजें हैं, इन्हीं को मैं ज्यादा टाइम दूंगा। और आखिर में इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजीज, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। एक को कर लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। राइट, remember this slide, the shield slide? I think you should remember. हमारी बॉडी में दो किस्म की डिफेंसेस हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट, ठीक है, ये हमारे पास केमिकल बफर सिस्टम्स हैं। ये आ जाते हैं हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम्स, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम के अंदर ही हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है। और सेकंड आ जाता है हमारे पास सेकंड लाइन डिफेंस अगेंस्ट दी पीएच शिफ्ट। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल बफर्स आ जाते हैं। इनमें हमारे पास आ जाते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स, CO2 एक्सक्रीशन, और रीनल मैकेनिज्म हाइड्रोजन एक्सक्रीशन, हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन। अब ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है तो ये ऑफ कोर्स लंग्स के थ्रू होगा, बिकॉज लंग्स आर द ओनली ऑर्गन इन आवर बॉडी जहां पे रेस्पिरेशन हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है फ्रॉम एनवायरनमेंट। और दूसरा हमारे पास किडनीज आ जाते हैं, ठीक है। एज पर नीड बॉडी बाइकार्बोनेट आयंस को एक्सक्रीट आउट कर सकती है या कंजर्व कर सकती है, और हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट आउट कर सकती है या कंजर्व कर सकती है एज पर नीड। जो रोल ऑफ लंग है हमारी बॉडी में द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, दैट्स क्वाइट सिंपल। शुरू करें यहाँ से मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, दिस इज कॉल्ड एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर के साथ मिलकर बनाती है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इजीली डिसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये अंडर द बोहर इफेक्ट सेल्स में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, और खुद उसके साथ जाके अटैच हो जाता है हाइड्रोजन। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सेल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से उतर जाती है, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। Now this HHB and bicarbonates are transported through venous circulation and they reach lungs. Venous circulation पता है, superior vena cava, inferior vena cava से होके
आपके एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल से पंप होके लंग्स में, जो वीनस ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ऑक्सीजन उतरी हुई है हीमोग्लोबिन से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये लंग्स में पहुंच जाएगी। आज लंग्स में बाइकार्ब आ गया और एचएच भी आएगा। यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करवा देती है, ठीक है, उतार देती है और खुद उसके साथ अटैच हो जाती है और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बना देती है, which then goes to the tissues via arterial circulation। तो ये हमारे पास बहुत इफेक्ट पूरा हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे निकले और ये जो बाइकार्ब आया, ये दोनों आपस में दोबारा मिलते हैं और H2CO3 बनाते हैं। एंजाइम के अंडर इन्फ्लुएंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस हेयर इज gaseous CO2, ठीक है, दिस वाज aqueous CO2 और दिस इज gaseous CO2 और ये CO2 एक्सपायर आउट हो जाती है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक हो गया, ये पॉइंट है, याद रखिएगा, आगे काम आएगा। This was the role of lungs. Now comes the role of kidneys. This will be discussed in three headings. हमारे पास बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म आ जाता है, फॉस्फेट मैकेनिज्म आ जाता है और अमोनिया मैकेनिज्म आ जाता है। तीनों में काम एक ही हो रहा है, ठीक है, कि आपकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जो हाइड्रोजन आयन्स हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, मॉड्यूलेट किया जा रहा है। बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म में देखें, carbon dioxide from metabolism and water from the body comes together into the proximal tubules of the cells of the kidneys. Proximal tubular cells of the kidneys, ये दोनों आपस में मिलते हैं और बना देते हैं H2CO3. H2CO3 डिसोसिएट होते हैं टू हाइड्रोजन्स एंड बाइकार्ब्स, बाइकार्ब्स रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये फिल्ट्रेट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस जो फिल्ट्रेट के अंदर बाइकार्ब्स पड़े हुए हैं उनके साथ मिलकर बनाता है H2CO3, ठीक है, और उसके बाद ये वहां से एक्सक्रीट आउट हो सकता है। ये जो बाइकार्ब्स जहां से निकले थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ निकले थे, तो बाइकार्ब चले गए एसिड बनाने के लिए, जो सोडियम था ये आपके ट्यूबुलर सेल्स में रीअब्सॉर्ब होना शुरू होता है। सो देयर इज ए कंकरेंट ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे ट्यूब फिल्ट्रेट में और फिल्ट्रेट से सोडियम अंदर आएगा, ठीक है, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। जैसे ही सोडियम अंदर आएगा वो सोडियम पंप से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होके आपके ब्लड में जाएगा और वहां पे बाइकार्ब के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्ब बनाएगा। अच्छा, ये सारे के सारा फिनोमिना होता कब है? ये होता तब है जब बॉडी में एसिड ज्यादा हुआ, एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी तभी तो हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे ना, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी तो हम हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालेंगे, हम हाइड्रोजन को कंजर्व करेंगे। जी नेक्स्ट देख लें, हमारे पास वही C2H2O मिलके बनाएंगे H2CO3, वो ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, बाइकार्बोनेट आयन एब्सॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, हाइड्रोजन एक्सक्रीट आउट होगा फिल्ट्रेट में, वहां पे वो Na2HPO के साथ एक्ट करेगा, वहां से एक सोडियम को डिस्प्लेस करवाएगा, उतारेगा और खुद उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो वो जो Na2HPO4 था वो बन गया Na, क्योंकि एक सोडियम उतर के चला गया इधर, ठीक है, NaH2PO4, that will be the acid and that will be excreted out in the urine। सोडियम अंदर आया, ये ब्लड में जाएगा और बाइकार्बोनेट आयंस बना देगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है Na2HPO4, जिससे एक सोडियम उतर के ये अंदर जा रहा है, तो ये NaHPO4 रह गया, इसमें एक हाइड्रोजन आयन ऐड होगा तो NaH2PO4, the acid of this buffer, phosphate buffer। लास्ट इज द अमोनिया मैकेनिज्म। इसमें हम देख रहे हैं कि ग्लूटामीन, या आपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ भी ली, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट।
ग्लूटामिनेज एंजाइम के अंडर इन्फ्लुएंस ग्लूटामेट बनाता है और NH3 बनाता है। NH3 आपके फिल्ट्रेट में एक्सक्रीट आउट होती है। यही फिनोमिना बाकी अमीनो एसिड्स की भी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से होता है कि हमारे पास ये NH3 आ जाए और ये बाहर आ जाए फिल्ट्रेट। उधर से वो काम चलता जा रहा है, CO2 और वाटर, CO2 और वाटर, H2CO3 कार्बोनिक एसिड वो डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन बाइकार्ब में, बाइकार्ब ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ये हाइड्रोजन NH3 के साथ मिलकर बनाता है NH4 जो सॉल्ट को ब्रेक डाउन करवा के NH4Cl बना देता है और सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब हर एक में आपने देखा है बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म में भी, फॉस्फेट मैकेनिज्म में भी और अमोनिया मैकेनिज्म में भी कि हाइड्रोजन बाहर जा रही है और सोडियम अंदर आ रही है। ठीक है, ये सोडियम अंदर आके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में जाती है और बाइकार्ब्स। अगेन इन तीनों मैकेनिज्म्स को बताने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे भी फॉस्फेट में भी ये एज्यूम किया था और बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म में भी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई तो इसका मतलब है H2CO3 ज्यादा हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ मिलना है और H2CO3 बना देना, दैट इज एसिड। तो वही एसिड के हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम करने के लिए उसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। और जैसे ही वो एक्सक्रीट होता है तो उसके साथ एक अगर हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा तो एक सोडियम आयन अंदर आएगा। 3-4 चीजें याद रखिए। ये तीनों मैकेनिज्म्स हो गए। अब इम्बैलेंसेस की तरफ आ जाते हैं। ये खैर रेंज है हमारे पास 7.35 टू 7.45 ब्लड पीएच। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल रेंज है। ठीक है, इससे कम हो जाए पीएच तो एसिडोसिस है, इससे ज्यादा हो जाए तो अल्कलोसिस है। एसिडोसिस के इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अल्कलोसिस डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब भी बॉडी में एसिडोसिस या अल्कलोसिस होता है तो बॉडी रिस्पॉन्स देती है इस इम्बैलेंस के खिलाफ। इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन। ये पहले भी देखा था, एसिडोसिस होगा तो दो किस्म का हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस तो दो किस्म का हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये देखने वाली ये चीज है कि इनको डिवाइड क्यों किया हुआ हमने रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक में। रेस्पिरेटरी हमने इसमें से डिवाइड किया कि देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन दी लंग्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होती जा रही है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसके बरक्स हमारे पास पीएच कम होगी। ये ना वो एक है मैकेनिज्म सा है, वेज मैकेनिज्म कहते हैं इसे, कि नॉर्मली बॉडी में क्या होता है कि नॉर्मली बॉडी में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज इन बैलेंस विद द पीएच। ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो वो जो बैलेंस है उस वेज के ऊपर, वो जो बैलेंस है उस वेज के ऊपर वो आउट हो जाएगा। पीएच कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है तो आपकी पीएच कम होना शुरू हो जाएगी, एसिडिक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और इसका वाइस वर्सा क्या है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो गया है, ठीक है, तो पीएच इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है तो पीएच अल्कलाइन की तरफ जा रही है। ठीक है, वही जो भी आपको मैंने पहले बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो इसका मतलब है कि एसिड ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मींस कार्बोनिक एसिड। जी, सो अगर रेस्पिरेटरी हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन द लंग्स। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द लंग्स, the compensation, the response the body will give to neutralize that imbalance would be the renal compensation. Kidneys involved होंगी।
ठीक है। अगर प्रॉब्लम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का था तो जो उसकी कॉम्पनसेशन आएगी वो बाइकार्ब की मेथड से आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह होगा। अल्कलोसिस में देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन द लंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम हो गया, पीएच इंक्रीज हो गई, अल्कलोसिस है ना। तो जो इसकी कॉम्पनसेशन आएगी वो आएगी किडनी से, बाय मैनिपुलेटिंग दी बोनेट्स। ऑन द अदर हैंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन दी किडनीज के पीएच कम हो रही है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे जरा एक जरूर समझिएगा कि अगर पीएच कम हो रही है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि एसिडोसिस है और पीएच कम हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि एसिडिक की तरफ जा रहा है। एसिडिक की तरफ कब जाएगा? दो ऑप्शन हो सकती हैं सिर्फ, या तो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, या दूसरा क्या, डिक्रीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस हो जाए। क्योंकि बाइकार्बोनेट जो नेगेटिव आयन, ठीक है, ये बाइकार्ब्स अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर अगर तो प्रॉब्लम इसके अंदर है तो दैट वुड बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और अगर प्रॉब्लम बाइकार्ब्स की तरफ है दैट वुड बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, इसको ही ना अब जरा थोड़ा सा चेंज करके यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम एल्कलोसिस की बात करें, एल्कलोसिस क्या है? इंक्रीज इन पीएच। इंक्रीज इन पीएच का मतलब कि दो इस किस्म के इशू हो सकते हैं। एक तो इशू हो सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा इशू हो सकता है बाइकार्ब्स का। अगर इंक्रीज इन पीएच है तो इसका मतलब डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बहुत कम हो गई है, एसिड कम हो गया, तो पीएच एल्कलाइन की तरफ चलना। और उसकी दूसरी तरफ क्या ऑप्शन हो सकती है कि जो बाइकार्ब्स हैं ये इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं तो वो पीएच को अल्कलाइन कर रहे हैं। अगर तो लंग्स इन्वॉल्व, PCO2 कम हो, दैट रेटरी एल्कलोस, और अगर कार्ब्स इन्वॉल्व हो रहे ये याद करना। So see that an excessively acid condition of the fluids or tissue is acidosis, and an excessively alkaline क्या हुआ? स्लाइड शेयरिंग बंद होगी? आपने मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद की अभी। होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग आपकी तरफ से बंद हुई। चेक करके बताओ, मैं उतनी देर से चैट के अंदर आंसर्स पढ़ रहा हूँ। जी मैं चैट्स पढ़ रहा था। आप लोग के भी बायोकेमिस्ट्री का कोई टेस्ट नहीं हुआ जी। बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने टेस्ट दिया ही है ना। टेस्ट हम लोग नहीं अपलोड कर रहे हैं, टेस्ट ये जो यहाँ की मूडल टीम है वो अपलोड कर रही है। हम बना के दे देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बना तो हम रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स जो अपलोड हो रहा है वो सेम ही है, जो आप लोगों को मिल रहा है वो सेम ही है। जिस तरह ये आपको आया था एनाटॉमी का टेस्ट आया था, उसी तरह का ही फिनोमिना होगा। ठीक हो गया भाई, अलाउ नहीं है। मैं फिर क्या बाहर जाके वापस आऊं?
Unmute. Thank you. क्यों यार है कि पोस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग से मैं बनाता हूँ बोर्ड उसके बाद आप मुझे वो सुना के शेयर हो जाए ये अब हो जाए मुझे ही होस्ट करना पड़ना है आपको बार बार कह रहा है कि बंद हो गया कुछ सेटिंग के लिए मैं पोस्ट बन के कर रहा हूँ मगर मसला होगा बच्चों का अस्सलाम वालेकुम जी आज का दिन तो अच्छा नहीं है आज तो मुझे स्क्रीन शेयर ही नहीं दे रहा एनीवे वापस आते हैं अपने काम की तरफ झुका रहे थे मुझे साथ साथ थोड़ा सा ना चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि पीछे anyways excessively alkaline condition of the body fluids or tissue is alkalosis अभी आगे हमारे पास चार है metabolic acidosis respiratory acidosis metabolic alkalosis and respiratory alkalosis अगर metabolic acidosis है तो मैंने आपको बताया था acidosis में तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी PCO2 की प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लम होगी बाइकार्ब्स की PCO2 की प्रॉब्लम होगी तो क्या है अगर pH डिक्रीज हो रही है तो PCO2 इंक्रीज हो इधर भी अगर pH डिक्रीज हो रही है तो बाइकार्ब्स डिक्रीज होंगे तो एसिडोसिस होगा संडे एक पोस्ट कर दें मैं आपको मेक पोस्ट कर दूंगा ना ये देखो ये मैं आपको यहाँ से मीटिंग सेटिंग में जाके नहीं मीटिंग सेटिंग में नहीं पार्टिसिपेंट्स में जाके होगा ना इधर हो रहा वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस अभी देख अब मैं इसको शेयर करूंगा फिर गायब हो गई कर पोस्ट कर सॉरी फॉर दैट गाइस मैं पहले भी कहा था ना हम लोगों का लर्निंग क्या होगा क्या सर जो स्टूडेंट आएगा आप उनको ऐड कर दें आप पोस्ट कर दिया मुझे अच्छा मैं आप हम लोगों का लर्निंग कर हुए सभी सीख रहे हैं सबसे ज्यादा तो मैं अपनी बात करूंगा तो मैं ही सीख रहा हूँ टेक्नोलॉजी है तंग करती रहती है थोड़ा सा भी कर रहे हैं काम से लेट्स सी हो जाता है कि नहीं sharing won't go away this time चल रही है शेयरिंग alright जी होपफुली वे बैक ऑनलाइन अगर ये दोबारा कोई एरर ना आया तो अल्लाह ना करे एरर आए मैं इसको खत्म करूँ alright जी तो ये हो गया हमारे पास एसिडोसिस का कि अगर पीएच कम हो रही है तो PCO2 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा और मेटाबॉलिक की बात करते हैं दैट वुड बी प्राइमरी अल्कली डेफिसिट बाइकार्ब कम होगा डेफिसिट होगा और की बात करते हैं दैट
एक्सेस PCO2 इंक्रीज हो रहा है, PCO2 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एसिड इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास आ जाता है वो अल्कलोसिस, पीएच इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होगा, और पीएच इंक्रीज हो रही है, अल्कलाइन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब HCO3 ज्यादा होगा, बाइकार्ब्स ज्यादा होंगे। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के पास आ जाता है प्राइमरी अल्कली एक्सेस और रिस्पिरेट एसिड डेफिसिट। ठीक है, ये हमारे पास इनको डिफरेंशिएट करने लगी। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस को देखिए सबसे पहले। अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ जो उस दिन क्वेश्चन उठाया गया था कि कॉम्पनसेटेड और अनकॉम्पनसेटेड में क्या फर्क होता है। और जी, हमारे पास जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की वैल्यूज हैं वो है कि 1 पार्ट बाइकार्ब, 1 पार्ट कार्बोनिक एसिड एंड 20 पार्ट्स बाइकार्ब। ये हमारे पास एक नॉर्मल बैलेंस है बॉडी के अंदर। ठीक है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें तो हमारे पास पीएच कम हो रही है, रिस्पिरेटरी की बात करें तो हमारे पास PCO2 इंक्रीज हो रहा है, कितना, मोर देन 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ब्रीदिंग इज suppressed holding carbon dioxide in body, ये हमारे पास एक डिफेक्ट है। ठीक है, दिस इज द डिफेक्ट, दिस इज द इम्बैलेंस। और ये क्या करेगा बॉडी के अंदर, ये टिप कर देगा स्केल टुवर्ड्स एसिडोसिस। जो कार्बोनिक एसिड 1 पार्ट होना चाहिए था वो 2 पार्ट हो गया, बाइकार्ब्स वहीं के वहीं। दिस इज द इम्बैलेंस। और अगर ये इसी स्टेट में रहता है तो दिस वुड बी अनकॉम्पेंसेटेड, दिस वुड बी द अनकॉम्पेंसेटेड फॉर्म ऑफ द इम्बैलेंस। बॉडी इसको कंपनसेट करना शुरू करती है, प्रॉब्लम इज रेस्पिरेटरी, तो जो कंपनसेशन आएगी वो आएगी किडनी से। वो कंपनसेशन क्या होती है कि एसिडिक हो रहा काम सारा, तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसे डिक्रीज करना है। वो कैसे, हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में एक्सक्रीट आउट कर, बाइकार्ब्स को कंजर्व करना शुरू कर देती है और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भी हमने रोल ऑफ किडनी में देखा इन दी बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, अमोनिया मैकेनिज्म एंड फॉस्फेट मैकेनिज्म के, हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देते हैं और बाइकार्ब्स को कंजर्व करना शुरू कर देते हैं। ये बाइकार्ब्स को कंजर्व करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो 2030 की तरफ जाना शुरू करेंगे। नाउ दिस फॉर्म, this was the normal 120, this was the uncompensated, and this form 230 would be the compensated. ठीक है, this would be the compensated respiratory acidosis। ये respiratory acidosis हुआ और उसकी बॉडी ने compensation शुरू कर दी। बॉडी ना कंप्लीट compensation कम ही कर पाती है, अगर कर भी पाएगी तो उसको काफी टाइम लग जाएगा। बंदा इतनी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है, इट्स मॉडर्न एरा। हॉस्पिटल पहुंच जाता, हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो डॉक्टरों के दुआले होता है, डॉक्टर उसे क्या देते हैं, लैक्टेट्स, लैक्टेट कंटेनिंग सॉल्यूशंस देते हैं। लैक्टेट क्या करते हैं, लैक्टेट यूज कार्बोनेट आयंस इन द लिवर। जब ये लैक्टेट लिवर तक जाता है तो ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। दैट टिप्स द स्केल टू बैलेंस 240। ठीक है ना, नाउ द इम्बैलेंस हैज बीन करेक्टेड। ये तो करेक्टेड फॉर्म है टोटली। ठीक है, ये 1:20 हो या 2:40 हो, ये बैलेंस में सही है। दिस वुड बी दी अनकॉम्पेंसेटेड एंड दिस वुड बी दी कॉम्पेंसेटेड एंड दिस कैन बी कॉल्ड दी करेक्टेड फॉर्म। ठीक है, या नॉर्मल फॉर्म जहां से हम शुरू हुए थे उन्हें। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखा कि प्राइमरी इफेक्ट क्या था, इंक्रीज PCO2, डिक्रीज पीएच। इसकी कॉम्पेंसेशन क्या आई हमारे पास, ये देखें कॉम्पेंसेशन क्या आ रही है, conservation of the bicarbs and excretion of the hydrogen ion। ठीक है, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बाइकार्ब्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंजर्व हो रहे हैं, तो पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दैट वुड बी आवर कंपेंसेशन। रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात करते हैं। एल्कलोसिस है तो पीएच इंक्रीज हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब PCO2 डिक्रीज हो रहा है। रिस्पिरेटरी कितना डिक्रीज हो रहा है, लेस देन 35 mmHg। इसमें फिर वहीं से हम शुरू करेंगे जो हमारे पास इनिशियल रेस्टिंग स्टेट, नॉर्मल स्टेट पड़ेगी। होता क्या है इसके अंदर कि हाइपर एक्टिव ब्रीदिंग ब्लोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल जाती है बॉडी से, एसिड कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है। एसिड कंटेंट कम हो गया, जो 1 होना चाहिए था वो 0.5 रह गया, बाइकार्ब्स सेम रहते हैं। नाउ दिस इज
uncompensated form. Uncompensated form. The actual defect. This is the uncompensated. बॉडी इसको कॉम्पेंसेट कैसे करती है? ऑफ कोर्स अब एल्कलोसिस हो रहा है, आपकी पीएच इंक्रीज हो रही है, तो बॉडी क्या करेगी? हाइड्रोजन आयंस को कंजर्व करेगी, हाइड्रोजन आयंस को कंजर्व करेगी और एलिमिनेट करेगी बाइकार्ब्स। ये देखें, आपके पास यूरिन जो है अल्कलाइन यूरिन आ रहा है, ठीक है, और आपके जो हाइड्रोजन आयन है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बाइकार्ब जहां से भी आया वो H2CO3 टूटा है तो ये H प्लस और HCO3 निकला, तो ये बाइकार्ब्स जो है ये एक्सक्रीट आउट होने शुरू हो जाते हैं अल्कलाइन यूरिन में और हाइड्रोजन आयन कंजर्वेशन शुरू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कॉम्पेंसेटेड मैकेनिज्म। ये प्राइमरी रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस और उसके रिजल्ट में कॉम्पेंसेशन। अगेन मॉडर्न डे एंड एज, बंदा हॉस्पिटल पहुंचा, रिंगर लैक्टेट होता है जिस, ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्लोराइड सोल्यूशन जो हमारे पास नल सेलाइन होता है, तो हमारे पास कैसे डिस्कस आगे उसको
कहाँ चेंज कर, कहाँ चला जाऊँ? मैं आपके कंप्यूटर पे ही ना देना शुरू कर दूं, वैसे आपके कंप्यूटर पे ही ना देना शुरू कर दूं, ज्यादा बेहतर है। क्या होल्ड करना होता है? इधर उधर फर्क है कोई? ये ले यार, मैं उधर चला जाता हूँ, ठीक होता। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या ना आप लोगों को मुझे चाहिए, बल्कि अच्छा होस्ट वापस देना है कि होस्ट कोई और होगा, मैं नहीं हो सकता। प्रोसेस बॉडी के अंदर काम शुरू हो जाएगी, बैलेंस
Alright, Ji. Resuming back, hopefully, after a long pause, I'll start again from the beginning of this slide. हमारे पास ये अल्कोलोसिस हो रहा है. अल्कोलोसिस का मतलब ये है कि हमारे पास जो पीएच है वो डिक्रीज, पीएच जो है वो इंक्रीज हो रही है. जो होती क्यों है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से, तो जो स्केल्स हैं वो टूवर्ड्स बाइकार्बोनेट की तरफ, कि बाइकार्बोनेट ज्यादा हो रहे हैं उसकी तरफ टिप हो जाता है. ये देखिए 1 होना चाहिए तो जो 0.5 हो गया. ठीक है जी. बॉडी क्या करती है इसके खिलाफ, बाइकार्ब्स को एक्सक्रीट आउट करना शुरू करती है अल्कलाइन यूरिन में, और ये बाइकार्ब्स को कम करती है. तो ये थोड़ा सा कुछ बेहतरी की तरफ आता है. ये अगर 1 और 20 है तो अगर ये 0.5 होता है तो इसको 10 होना चाहिए. तो ये कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू होता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस. बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां पे उसको क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशंस दिए जाते हैं. क्लोराइड्स क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस को रिप्लेस कर देते हैं जाके बॉडी में. ठीक है. जैसे ही क्लोराइड पहुंचता है तो बाइकार्बोनेट्स को रिप्लेस कर देते हैं, वो मजीद वहां से निकल जाता है. तो ये हमारे पास 0.5 और 10 जो 1:20 था नॉर्मल, उसके लेवल का ये आ जाता है. तो हमारा इफेक्ट था अल्कलोसिस. इंक्रीज पीएच था तो रेस्पिरेटरी, या तो डिक्रीज पीसीओ2. अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो इसको हमें नीचे लेके आना है कॉम्पेंसेशन में. वो कैसे करेंगे, बाइकार्बोनेट्स को बॉडी से निकाल के. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस. एसिडोसिस है तो इसका मतलब पीएच इंक्रीज हो रही है. ठीक है. पीएच इंक्रीज हो रही है, सॉरी, एसिडोसिस इसका मतलब है पीएच डिक्रीज हो रही है, मैं मिस्टेक. और मेटाबॉलिक है तो इसका मतलब है बाइकार्ब्स का इशू है. ठीक है. बाइकार्ब्स का इशू है तो वो क्या इशू होगा, बाइकार्ब्स कम हो रहे होंगे. ठीक है. तो हमारे पास ये नॉर्मल स्टेट है. नॉर्मल स्टेट के बाद हमारे पास क्या होता है, बॉडी के अंदर किसी वजह से भी, स्पेशली किडनी के इशू की वजह से क्या होता है कि हमारे पास बाइकार्बोनेट्स कम हो जाते हैं और ये स्केल है इस तरफ एसिडिक की तरफ टिप होना शुरू होता है, विच इज दी एसिडोसिस. बॉडी क्या करती है, बॉडी इस फिनोमिना के अंदर क्योंकि एसिडोसिस हुआ हुआ है, एसिडिक यूरिन निकालना शुरू कर देती है. हाइड्रोजन आयंस को बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देती है. जब हाइड्रोजन आयंस को बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देती है तो ये जो बाइकार्ब्स हैं ये कहाँ जाते हैं, ये सिस्टम में ऐड होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि एसिडिक बाहर निकल गया तो बाइकार्ब जो कम हुए थे वो सिस्टम में ऐड होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. ये देखते हैं आप, ये टूट रहा है और बाइकार्ब सिस्टम में ऐड होते हैं. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम से कम होती जाती है. जो प्राइमरीली होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है. दिस इज द compensated form. This is the uncompensated form. बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है. हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो क्या होता है, उसे लैक्टेट कंटेनिंग सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और वो जो लैक्टेट आ जाता है किडनीज के अंदर और सॉरी लिवर में, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू बाइकार्ब. तो हमारे पास जो नॉर्मल बैलेंस है वो अचीव दोबारा हो जाता है. एसिडोसिस था, पीएच कम हो रही थी. मेटाबॉलिक है तो बाइकार्ब हो गए तो बाइकार्ब्स कम हो रहे थे. रिस्पॉन्स में क्या होगा, पीएच कम थी तो उसको इंक्रीज करना है. कैसे इंक्रीज करना है पीएच को, बाइकार्ब्स को कंजर्व करके और हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट आउट करके. ठीक है. और पीसीओ2 को डिक्रीज करके. ठीक हो गया जी. पीसीओ2 डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो वेज फिनोमिना था, पीसीओ2 डिक्रीज होगी तो आपकी पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ चलना शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट कम्स आवर मेटाबॉलिक, acidosis.
ऑलराइट, ये मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हुई है, यहीं पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। दिस इज एल्कलोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का क्या मतलब है कि हमारे पास पीएच इंक्रीज हो रही है। एल्कलोसिस है ना, तो पीएच इंक्रीज होगी, पीएच इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक है, तो हमारे पास इशू आ रहा है बायकार्ब्स का, बायकार्ब्स इंक्रीज होंगे। नॉर्मल हमारे पास ये फिनोमेना, ठीक है, नॉर्मल हमारे पास ये फिनोमेना है 1:20। बायकार्ब्स इंक्रीज होंगे बॉडी में किडनी की किसी मैल फंक्शन की वजह से, तो क्या होगा कि आपका ये जो रेशियो 20 होनी चाहिए थी ये 40 पे चली जाएगी एल्कलोसिस की तरफ। दिस इज द अनकॉम्पेंसेटेड फ्रॉम फिनोमेना। और बॉडी इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी, पीसीओ2 को इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि पीएच को कम करना है, जो ज्यादा हो गई थी, पीएच को कम करना है तो पीसीओ2 ज्यादा होगा। प्रॉब्लम किडनी में था तो रिस्पॉन्स लंग्स से आएगा। बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, बॉडी ब्रीदिंग को स्प्रेस करना शुरू कर देती है टू होल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करने से क्या होता है, ये जो एसिड कंटेंट है ये ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो 1:40 पे जो था वो 1.25 पे चला जाता है। मीनवाइल बॉडी एल्कलाइन यूरिन निकालना शुरू कर देती है, हाइड्रोजन आयंस को कंजर्व करती है और बाइकार्ब्स को निकाल देती है। जो बाइकार्ब्स हैं ये निकल जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस जो है कंजर्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से मजीद फर्क पड़ता है और ये जो बाइकार्ब 40 पे था ये 30 पे आ जाते हैं, तो स्केल टुवर्ड्स नॉर्मल टिप होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉम्पेंसेटेड फॉर्म ऑफ द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है, उसे क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशन दिए जाते हैं। क्लोराइड्स क्या करते हैं, जाके डिस्प्लेस या रिप्लेस कर देते हैं बाइकार्ब्स को और वो वापस नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं। उतनी देर में लंग्स जो है वो जो सप्रेस कर रही थी कार्बन डाइऑक्साइड को वो भी खत्म कर देती हैं, वो भी नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कर देती हैं और आपके एसिड भी नॉर्मल आ जाता है 1 की तरफ। दिस इज द करेक्टेड फॉर्म। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इस चीज की तरफ कि हमारे पास ये सारा कुछ होने के बाद जो चीजें हमने याद रखनी है वो क्या है। सबसे पहले देखें, ये हमने एबीजीज को देखना है, या वी हैव टाइम, एबीजीज को देखना है। उसके लिए सबसे पहले आपने देखनी पीएच, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस। और जी कम है 7.35 से एसिडोसिस है, ज्यादा 7.45 से एल्कलोसिस। दो इशू हो सकते हैं, या CO2 का इशू होगा या बाइकार्ब का इशू होगा। अगर पीएच कम है तो PCO2 ज्यादा होगा, अगर पीएच कम है तो बाइकार्ब कम होंगे। दो ही फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। इधर भी एल्कलोसिस है, पीएच ज्यादा हो रही है, पीएच ज्यादा हो रही है तो PCO2 कम हो रहा है, पीएच ज्यादा हो रही है तो बाइकार्ब ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अगर बाइकार्ब्स लो हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर PCO2 कम है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, और अगर बाइकार्ब्स ज्यादा है तो आपके पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। ये इन्हीं चीजों से पता चल जाता है। पहला देखें पीएच को, दूसरा देखें PCO2 का इशू है या बाइकार्ब का इशू, उससे आपको पता चल जाएगा। इससे पता चल जाएगा आपको क्या एल्कलोसिस, और ये PCO2 से और बाइकार्ब से आपको पता चल जाएगा कि मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। ये मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्टर एबीजीज सेंड करते हैं तो क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट्स आती हैं, पीएच आती है, PCO2 आती है, उनकी नॉर्म वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। आपने पीएच की याद रखनी है, या तो सारी रखनी है वैसे इनिशियली जो आपने, क्योंकि फर्स्ट एक्सपोजर है। आपने PCO2 की रखनी है और आपने बाइकार्ब्स की रखनी है, ठीक हो गया जी। मैं आपको प्रॉब्लम एक दिखा रहा हूँ, दोबारा वही प्रॉब्लम्स पहले भी देखे हमने ये, ठीक है। हमारे पास पेशेंट है, उसकी एबीजीज आई हैं, एबीजी के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस आई हैं। अभी इसको हल करने से पहले ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले पीएच देखें, पीएच क्या है, ठीक है। ये आपके पास है 7.3 है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये एसिडिक है। और जी अब पीएच कम है तो हमारे पास PCO2 एक वजह हो सकती है और एक बाइकार्ब वजह हो सकती है। पीएच कम है तो PCO2 ज्यादा होगा और पीएच कम है तो बाइकार्ब्स कम होंगे।
ठीक है, ये तो सीधा सीधा एक ना वो है जंत्री कह लें इसे या जो भी कह लें, सीधा सीधा तरीका था। और जी अब आपने देखना है कि हमारे पास ये तो हो पीएच का में, तो हमारे पास एक चीज लेवल होगी कि एसिडोसिस है, ठीक हो गया। तो हमें देखना मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। तो PCO2 ज्यादा होगी। अब PCO2 को देखते हैं, PCO2 कहाँ पे, PCO2 ज्यादा होनी चाहिए, PCO2 ज्यादा नहीं है, नॉर्मल से कम है, तो PCO2 ये नहीं। तो दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन आई थी, बायकार्ब कम होने चाहिए, बायकार्ब कम है बिल्कुल, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गई। तो देखनी कॉम्पनसेशन है कि नहीं, ठीक है। कॉम्पनसेशन है कि नहीं ये हम देखेंगे कैसे। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, तो इसका मतलब है उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो लंग्स में होगी। लंग्स में होगी तो एसिडोसिस हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट करेगा, यानी कि कार्बन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिड्यूस टू इंक्रीज दी पीएच। पीएच को इंक्रीज करना है तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कॉम्पनसेशन हो रही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है नॉर्मल से। दिस इज कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉम्पेंसेशन। एक और एग्जांपल करके I'll finish things up for acid base regulation. हमारे पास ये देखें एल्कलोसिस हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो लिख लो एल्कलोसिस हो रहा है। आगे देखो क्या हो रहा है, पीएच अगर ज्यादा हुए तो आपके पास दो ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक PCO2 का, एक बाइकार्ब का। पीएच ज्यादा है तो PCO2 कम होगा, पीएच ज्यादा है तो बाइकार्ब ज्यादा होंगे। अब देखिए कि इन दोनों में से कौन सा फिट इन होता है। PCO2 कम है, PCO2 वाकई कम है, तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली यही है। बाइकार्ब्स को देख लें, बाइकार्ब ज्यादा है, बाइकार्ब ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब देख रहे हैं, अब हमने ये देखना है कि क्या इसकी कॉम्पेंसेशन हो रही है। अल्कलोसिस है, पीएच इंक्रीज हुई है, तो पीएच को हमने डिक्रीज की तरफ लेके जाना है। पीएच को डिक्रीज की तरफ लेके जाना है तो वो कैसे होगा, हमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनको कंजर्व करना पड़ेगा और बायकार्ब्स को एक्सक्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। बायकार्ब्स को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या बायकार्ब्स कम हो रहे हैं, बायकार्ब्स कम नहीं हो रहे हैं, तो ये विदाउट कॉम्पेंसेशन है, ये वाला फिनोमिना इस वक्त रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विदाउट कॉम्पेंसेशन है। लेट्स सी एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस दैट इज विदाउट कॉम्पेंसेशन, ठीक हो गया। ये दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इनके लिहाज से देखें, इनको सोचें समझें, कुछ और एग्जांपल्स ऑनलाइन देखें, उन्हें सोचें समझें, चीजें क्लियर होती हैं नहीं होती। नाउ आई एम स्विचिंग टू द चैट व्यू। आपने हैंड रेज करना, आप हैंड रेज करें, आपको जिस तरह चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है, आप क्वेश्चन पूछें, ठीक है। स्क्रीन शेयर मैं बंद कर रहा हूँ। ऑलराइट, फरमाएं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, चैट में पूछना, चैट में पूछ लें। आई हैव अ कपल ऑफ मिनट्स, आई मे बी एबल टू गिव यू अ क्विक आंसर। जी इंशाल्लाह, जो कल आपका लेक्चर है, आप लोग का मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स शुरू हो रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, डॉक्टर ज़ारा विल बी कवरिंग इट इन 2 लेक्चर्स, 2 अपकमिंग लेक्चर्स, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑन्कोजेनेसिस से, ठीक हो गया जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। अच्छा क्वेश्चन आया, बायोकेम का टेस्ट कब है? जल्दी होगा बेटा, टेस्ट और मौत कभी भी आ सकते हैं। डिवाइस चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे इन होने देना। चलो चले जी, माय टाइम इज ओवर। आई विल ट्राई टू कवर आउट, kick out any kinks in the next lecture.
उम्मीद है मुझे कि नेक्स्ट लेक्चर से कोई इशू नहीं होगा, मैं इसको सारा देखूंगा, इसको क्या करना है, इसको कैसे करना है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज।